गाइस देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। जो परमार सर की जो क्लासेस थे उसमें लेक्चर नंबर 1 तो हम लोगों ने देख लिया था, जो पीवाई की सीरीज जो चल रही है। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर हम लोग आज 2 देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं थोड़ा सा कि अगर आप परमार सर की जो क्लासे होंगे उसमें देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म वगैरह यूज करते हैं, या फिर इंग्लिश वगैरह में होता है ज्यादातर, है ना, इंग्लिश ओरिएंटेड क्लासेस होती हैं। तो इस वजह से इसको हिंदी में मैंने पूरा एकदम पूरा प्योर उसमें। अच्छा, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्वेश्चन फॉर्म में होगा, यहाँ पे क्या होगा, टॉपिक वाइज में होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर है क्लासेस में। आप बाकी सेम क्वेश्चंस वही मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वही मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा, सिर्फ यही है कि इसमें हिंदी में है। ठीक है, और टॉपिक वाइज में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले है कि सबसे कम साक्षरता दर, और बताना है हमें यूनियन टेरिटरी का 2011 के अनुसार। ठीक है, जो जनगणना हुआ है तो ये है दादर नगर हवेली है। और साक्षर का मतलब क्या होता है, 7 साल से ऊपर के जो लड़के होते हैं जो पढ़ लिख पाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि साक्षर है। उसके बाद अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता दर पूरे भारत देश के देखें तो वो है 74.04%। ठीक, ये एग्जैक्ट डाटा है। उसके बाद इसमें से मेल की बात करा जाए तो मेल है 82.14% और फीमेल है 65.46%। ठीक है, और अधिकतम अगर अंतर पूछे तो राजस्थान में है। ठीक है, अगर यानी कि अधिकतम राज्यों का साक्षरता दर का अंतर सबसे ज्यादा किसका है, वो राजस्थान का अगर पूछे। ठीक है, उसके बाद है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और इसमें हमें देखना है, यहाँ पे देखना है साक्षरता दर राज्य का, यूनियन का और यूनियन टेरिटरी का। और यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश और जिला का देखना है। ठीक, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर राज्य में अगर बात कर जाए तो केरल का है और 94% है। एग्जैक्ट बात की जाए 93.91% है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है मिजोरम का है। ठीक है, अगर अधिकतम में राज्य तो पहले नंबर केरल है, दूसरे नंबर मिजोरम है। और अगर पूछा जाए यूनियन टेरिटरी में तो लक्षद्वीप है जिसका है 91.85% है। और अगर जिला में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता जिला कौन है, वो सिरचिप है जो कि मिजोरम का जिला है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम अगर पूछा जाए तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, 61.8% है। उसके बाद अगर दूसरा नंबर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। और अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किसका है तो वो है दादर नगर हवेली का है। और अगर जिला में बात करा जाए तो अलीराजपुर जो कि एमपी में पड़ता है, ठीक, मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ भैया साक्षरता दर जो है वो स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर भारत की कितनी थी, तो 12% थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 1901 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 5.4 था। और 2001 में कितना था, तो 64.8% था। ठीक है, उसके बाद पौने बात कर जाए तो पवन जो होते हैं वो एक स्थायी पवन होता है, एक स्थानीय पवन होता है। स्थानीय पवन में जैसे लू होता है, ठीक, और स्थायी पवन में जैसे व्यापार पवनें होती है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ऊष्मा का स्थानांतरण वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसका नाम क्या है, तो उसको हम अभिवाहन कहते हैं। ठीक है, एडवेक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य जो है ये मराठा, क्वेश्चन अगर आ जाए तो मराठा सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल नहीं था। ठीक है, याद रखना है। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, तुंगभद्रा नदी किनारे जो हम्पी था वो इसकी राजधानी थी। उसके बाद अगला देखते हैं। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के समय कुछ यात्री आए थे इनके, यानी इसी समय जब विजयनगर साम्राज्य चल रहा था तो उसमें एक आए थे फरनाओ नून्स आया था जो कि अचेत देवराय के समय आया था। निकोलो डी कोंडी आया था, देवराय प्रथम के समय आया था। और उसके बाद अब्दुल रज्जाक आया था, देवराय द्वितीय के समय आया था। और दुआते बारबोसा और डेमिंगो पीस ये कृष्ण देवराय के समय आया था। और उसके बाद यहाँ पे जो एक अमर नायक होता था, ये कौन होता था, ये एक सैन्य अधिकारी होता था, यानी सेना में एक अधिकारी होता था। ठीक है, उसके बाद आपके हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य ये है आपके मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ, तो वो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब जब लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। और अगर पूछा जाए संविधान के भाग 1 में क्या है,
तो ये भैया संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक, और भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक, और भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। फिर भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। भाग 4 के ए में जो है वो मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51 के ए में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए में 11 ठी है, और 11 ठी पूरे भी आपको समझ में आ जाएगा, मतलब पूरे बताए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, उसके बाद मौलिक अधिकार जो हैं ये भैया लिए कहां से गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं, और यूके में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहले हमारे 7 मौलिक कर्तव्य थे, अब मौलिक अधिकार, ठीक, कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब मौलिक अधिकार जो है वो 6 बचे हैं। ठीक है, और ये हटाया कब गया था, एक हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार जो था उसको 44वां संविधान संशोधन करके इसको भी भाग 12 के अनुच्छेद 300 के का में इसको जोड़ दिया गया है, जो संपत्ति के अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 20 हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद जो 20 है वो क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का प्रावधान। ठीक है, अब यानी कि अपराध करोगे तो दोष सिद्धि कैसे मिलेगी, वो चीज बताया गया है। अनुच्छेद 20 के ए में क्या कहा गया है कि अपराध के समय जो यानी कि जो भी नियम कानून रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। यानी कि अगर आपने आज कोई कांड कर दिया है तो आज जो उस कांड का सजा होगा वही आपको चाहे जिस दिन बाद, चाहे जितने दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा, बाद मान लो कोई कानून बदल जाता है उस सजा के लिए, तो फिर आपको आज के जो नियम कानून है उसी के अकॉर्डिंग सजा दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है, सब क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि एक अपराध की एक ही सजा मिलेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि आपको अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता, और इसी में कहा गया है कि आप वकील भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सातवाहन वंश जो था, इस सातवाहन वंश की जो राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान जिसको बोलते हैं, और इसके संस्थापक कौन थे, सिमुक इसके संस्थापक थे। और इसमें सबसे महान जो राजा था उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, सातवाहन वंश का सबसे जो महान राजा था वो क्या था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसको एक ब्राह्मण का टाइटल मिला हुआ था, यानी उपाधि था। और ये इसको जानते हो इसको क्यों सबसे महान बोला गया है, क्योंकि इसने शक, यवन और पल्लवों का विध्वंसक इसको बताया गया है कि भैया इन सबको ना बहुत पीटता था, लतियाता बहुत था। ठीक है, उसके बाद है रुद्रदामन प्रथम जो कि एक शक शासक थे, है ना। इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में है, जूनागढ़ अभिलेख, इसी में बताया गया है कि सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है, और मैं रुद्रदामन शक शासक, इसी जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है, जो कि आपके गिरनार गुजरात में है। इसने कहा कि जो सुदर्शन झील है इसको मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है, सुदर्शन झील को, और मैं रुद्रदामन शक शासक इस सुदर्शन झील का मरम्मत कराया। ठीक है, और जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीसा का सिक्का कब चलता था, तो सीसा का सिक्का भैया आपके सातवाहन वंश में चलता था। अच्छा, एक इसको इसी में देखो रुद्रदामन थे, एक है रुद्रसेन, ये अलग अलग है। ठीक, रुद्रदामन और रुद्रसेन अलग अलग है। रुद्रसेन द्वितीय जो थे ये वाकटक वंश के शासक थे। ठीक है, और ये जो रुद्रसेन द्वितीय थे इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, जिसका नाम था, बिटिया का नाम क्या था, प्रभावती गुप्ता, इनसे इन्होंने शादी किया था। ठीक, और जो पल्लव थे ये पल्लव सातवाहन वंश के सामंत थे। कौन थे, सातवाहन वंश के सामंत थे। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद, देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भैया कि संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो कि है कहां पे, बनारस में है, इसकी स्थापना किसने किया, जोनाथन डंकन ने किया। कब किया, 1791 ईस्वी में किया। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। कब किया, 1784 ईस्वी में किया। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना जो कि किसने किया, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर ने किया। कब किया, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किया। उसके बाद है वेदांत कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, इसकी स्थापना भी राजा राममोहन राय ने किया।
1825 ईस्वी में। वेदांत कॉलेज कलकत्ता में है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया था। उसके बाद आपकी जो BHU जो यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में इसका यानी इसको बनाया था। ठीक है, उसके बाद है इसकी स्थापना किया था। उसके बाद है हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय ने ही किया था। उसके बाद अब यहाँ पे आता है चरमोत्कर्ष समुदाय क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सक्सेशन क्या होता है, अनुक्रमण क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रजातियां यानी जो स्पीसीज होते हैं और जो हैबिटेट होते हैं, जो वहां के निवास स्थान में होता है, उस स्थान पे जो रहने वाले होते हैं उनमें जो चेंज होता है उसको हम लोग सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से होता है। सबसे पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है, जैसे कि मतलब कि अगर वहां पे कोई कुछ नहीं हो रहा था, फिर वहां पे अचानक कोई एक प्रजाति आ जाए, वहां पे रहने लगे, जैसे कोई बंजर जमीन है, वहां पे कोई बंजर जमीन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, और पहली बार वहां पे अगर पेड़ पौधे उग गए हैं तो वो क्या हो गया है, उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। और अगर वहां पे पहले से ही पेड़ पौधे मौजूद हैं और उसके बाद कोई दूसरा, जैसे मान लो पेड़ पौधे वहां पर है, अब वहां पे कोई फसल होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे पहले से मौजूद है, प्राइमरी पहले से मौजूद है, अब वहां से दूसरा फिर से पेड़ पौधे अगर उगाए या फसल बो दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। ठीक है, ये होता है। देखो, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उस प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, जैसे मान लो प्राइमरी सक्सेशन जो होता है, जो शुरुआती वाला जो चेंज होता है उसको हम लोग सेरल कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरल कम्युनिटी बोलते हैं। और जो फाइनल लास्ट में जो बन के तैयार हो जाता है, ठीक, लास्ट में जो बन के तैयार हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फाइनल कम्युनिटी बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं चरमोत्कर्ष समुदाय बोलते हैं, जो लास्ट में हो जाता है। ठीक है, और बीच में आपको बच जाता है। ठीक है, ये जो बीच में बच जाता है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं इकोटोन या संक्रमण कालीन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये है चेंज ऑफ यूनिवर्सिटी कम्युनिटी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चरमोत्कर्ष समुदाय क्वेश्चन पूछा गया था, चरमोत्कर्ष समुदाय क्या होता है। तो चरमोत्कर्ष समुदाय का मतलब समझ गए ना, जो सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी होती है, ये एक पारिस्थितिकी समुदाय है जिसमें पौधों या जानवरों की आबादी स्थिर रहती है और एक दूसरे और उनके पर्यावरण के साथ संतुलन में रहती है, उसको बोलते हैं हम लोग चरमोत्कर्ष समुदाय। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया अगर पूछा जाए कि इकोसिस्टम टर्म, इकोसिस्टम जो शब्द है उसको टॉन्सले ने दिया। किसने दिया, टॉन्सले ने। इकोटोन में जो होता है इसमें जैव विविधता क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाया जाता है, इकोटोन में पाया जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो टर्म है, जो शब्द है, वो वाल्टर रोजर ने दिया। किसने दिया, वाल्टर रोजर ने दिया। उसके बाद इकोलॉजी टर्म, देखो ये है इकोसिस्टम, अब है इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म जो है इसको किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल। याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है। ठीक, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में दिया था। ठीक, वैसे एग्जाम में सभी पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी है बट जो बार बार आते हैं। ठीक, इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम को पारिस्थिति बोलते हैं। ठीक है, दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक जो लिविंग थिंग्स में होते हैं और अजैविक घटक वायुमंडल, पानी वाला मंडल, स्थल मंडल, ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम झिल्ली होती है। झिल्ली क्या होती है, जो एकदम पतली सी महीन सी लेयर होती है उसको हम लोग झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, पारगम होती है जो ये पास दिखाई पड़ता है, ठीक, या चला जाता है, जिसके कारण ये पार से वे पार चले जाए, पारगम होती है। और नॉन लिविंग में होती है। ठीक है, और उसके बाद जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपारगम झिल्ली होती है। मतलब कुछ ये, और ये लिविंग होती है, कुछ चीजों को अपने अंदर जाने देती है, कुछ चीजों को अपने अंदर जाने नहीं देती है, जिसको अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, यानी भारत के जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो पिता हैं वो कौन है, रामदेव मिश्रा है। रामदेव मिश्रा है। उसके बाद इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, चिकनी प्रादैविक जालिका, ये क्या होती है? इसको बोलते हैं कि ये वसा और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन और चयापचय से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसको क्लास पहले लेक्चर में ही इसके बारे में बता दिया गया था, इस एकदम डिटेल से। ये सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम भी सेल के अंदर होता है और ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। कौन सा प्रोटीन मिलकर बना होता है? हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम जो होता है, जिसको गुणसूत्र बोलते हो। ठीक है, उसके बाद जो वायु वाद्य यंत्र होता है, वायु वाद्य यंत्र क्या होता है? जो फूंक बजाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वायु वाद्य यंत्र, या इसी को सुशीर वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? फूंक के बजाते हैं, इसलिए इनको सुशीर वाद्य यंत्र भी बोलते हैं या वायु वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। और शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र यानी जो शहनाई है वो कौन बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान। सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन है? बिस्मिल्लाह खान। इन्होंने 1947 ईस्वी को लाल किला पर सबसे पहले शहनाई बजाए थे। ठीक है, लाल किला पर। उसके बाद गिटार या मोहन बीड़ा जो होता है, इसको विश्व मोहन भट्ट बजाते हैं। ठीक है, ये इसके वादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? विश्व मोहन भट्ट। उसके बाद जो डीएनए होता है, डीएनए की खोज किसने किया? तो ये फ्रेडरिक मिसर ने किया, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। याद रखना, फ्रेडरिक मिसर ने किया था। और द्वि कुंडली संरचना जो है, ये जो होती है, ये जो है, इसको हम लोग द्वि कुंडली संरचना बोलेंगे। इसकी खोज किसने किया है? तो इसकी खोज भैया, खोज वाटसन और क्रिक ने किया था 1935 ईस्वी में। ठीक, इसमें चार, यानी जो हमारे डीएनए होता है उसमें चार बेस पेयर होते हैं। एडेनिन और थाइमिन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, और गुआनिन और जो साइटोसिन होता है, ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, यानी चार बेस पेयर होते हैं। ठीक है, ये जो बेस पेयर होते हैं इनको बोलते हैं बेस पेयर। द्विकुंडली संरचना का ये चित्र है। ठीक है, उसके बाद सितार वादक कौन कौन से हैं? पंडित रविशंकर सबसे फेमस पर्सनालिटी, ये सेकंड भारतीय हैं जिनको भैया सेकंड भारतीय संगीतक हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था 1999 ईस्वी को। यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सेकंड भारतीय संगीतक कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया है 1991 से, वो है पंडित रविशंकर। इन्हीं और जो पहला अगर ग्रेमी अवार्ड, और यही पहले भारतीय थे जिनको पहला ग्रेमी अवार्ड दिया गया था, तो पंडित रविशंकर थे। ठीक, और किस एल्बम के लिए? क्योंकि ये ग्रेमी अवार्ड एक एल्बम के लिए दिया जाता है, तो ये बेस्ट मीट्स ईट्स के लिए, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इसको, मतलब ये था 1967 ईस्वी में, इनको फर्स्ट भारतीय थी जिनको ग्रेमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? माई म्यूजिक माई लाइफ। और पहली महिला जो ग्रेमी अवार्ड पाने वाली है उनका नाम है तन्वी शाह। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदय शंकर कौन है? ये पंडित रविशंकर के भाई हैं, और ये कौन सा करते हैं डांस? फ्यूजन डांस करते हैं। इन्होंने पश्चिमी और पूर्वी डांस को मिला करके एक नया डांस, हाई डांस को डेवलप किया है। ठीक है, इनकी बिटिया का नाम, उदय शंकर की बिटिया का नाम है अनुष्का शंकर। ये सितार वादक, ये भी सितार वादक है, यानी ये भी सितार बजाते हैं और उदय शंकर भी सितार बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो है, ये याद रखना, ये कहाँ पैदा हुए थे? डुमराव बिहार में पैदा हुए थे। शहनाई में कितने छिद्र होते हैं? 7 छिद्र होते हैं। लाल किला 1947 में इन्होंने बांसुरी शहनाई बजाई थी। ठीक, और इनके नाम का तेहरान में इनके नाम का एडिटोरियम है। ठीक है, और तीसरे संगीतक भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में। ठीक है, उसके बाद भारत का जो भौतिक विभाजन है वो 6 प्रकार से किया गया है। एक तो यहाँ पे जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं रेगिस्तान या मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये वाले एरिया को, इस वाले एरिया को, ठीक, इस वाले एरिया क्या बोलते हैं हम लोग? हिमालय यहाँ पे है, या उत्तर के महान पर्वत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट 1 सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर मैदानी क्षेत्र। उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। ठीक, ये है मैदानी क्षेत्र। उसके बाद नीचे क्या है? नीचे। ठीक, नीचे ये क्या है भैया? नीचे वाला, इसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय। ठीक, ये होता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और ये साइड क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इस साइड साइड वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे तटीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? तटीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? तटीय क्षेत्र बोलते हैं। ये तटीय क्षेत्र या तटीय मैदान है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ये जो इक्का दुक्का दिखाई देते हैं इनको बोलेंगे हम लोग पानी के अंदर जो है, इनको बोलेंगे जो जमीन होती है उसको हम लोग दुरी बोलते हैं। पानी के अंदर जो जमीन होता है दुरी बोलते हैं, ठीक। तो 6 हो गए। कौन कौन से? इनके पूरे क्षेत्रों की बात करें जाए तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, ये हो गया आपका तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा और ये द्वीप 6। यानी 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन भारत का 6 क्षेत्रों में किया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट वन सेकेंड। आप देखो कि यहाँ पे जो पानी वाला पूरी पृथ्वी, ये हमारी पूरी पृथ्वी है मान लेते हैं। देखो ये पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी को जो यहाँ पे जो पानी वाला क्षेत्र था, पानी वाले क्षेत्र को हम लोगों ने क्या बोला था? पैंथालासा बोला था। और जो जमीन वाला क्षेत्र था, जितना भी जमीन जो था उसको हम लोगों ने क्या बोला था? इसको हम लोगों ने बोला था जमीन वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोला था? पैंजिया। क्या बोला था? पैंजिया, ठीक। जमीन वाले को पैंजिया बोला गया था। और जो आपका पानी वाला था उसको हम लोग क्या बोले थे? उसको हम लोग जस्ट वन सेकेंड, ये ले, ठीक। अब जो पैंजिया था वो 2 टुकड़े में टूट गया, ठीक। एक लॉरेशिया, एक गोंडवाना लैंड में। और जो हमारा जो भारत देश है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मतलब इसी में गोंडवाना लैंड भारत में इसी में भारत एरिया पड़ा था, ठीक है, पैंजिया में। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय के जो पठार है ये सबसे ज्यादा स्थिर भूखंड है, ठीक है। उसके बाद है कि बैरम खान कौन है भैया? तो बैरम खान की उपाधि कौन है? खाने खाना। और इनका बेटा का नाम क्या था? अब्दुल रहीम इनके बेटे थे। और जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीन ग्रेनाइट और जो ग्रेनाइस रॉक्स होते हैं उनसे बना है, ठीक है। उसके बाद पानीपत का सेकंड 1556 ईस्वी में हुआ था। हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जो कि बैरम खान ने अकबर की तरफ से अगुवाई कर रहे थे। मतलब बैरम खान की हेल्प से अकबर इसको जीत पाए थे, ठीक है। और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर का जो सबसे आखिरी जो लड़ाई थी या विजय जो था वो क्या था? खांडेश था। 1601 ईस्वी में दक्षिण भारत में इन्होंने खांडेश को जीता था, ठीक। उसके बाद ही किसी को भी नहीं जीते, ठीक। अबुल फजल कौन थे भैया? ये इन्होंने एक किताब लिखा था अकबरनामा, और इसको 3 पार्ट में इन्होंने लिखा था। पहले पार्ट में इन्होंने अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा, हुमायूं के बारे में लिखा, ठीक, बाबर के बारे में लिखा। और दूसरे पार्ट में इन्होंने इनके शासन काल के बारे में लिखा। तीसरे पार्ट में इनके प्रशासन के बारे में, अकबर के प्रशासन के बारे में लिखा है। और कहा कि शेरशाह सूरी से अकबर ने अपना प्रशासन ग्रहण किया है। मतलब जैसे प्रशासन शेरशाह सूरी का था सेम वैसे अकबर ने भी प्रशासन किया है, ठीक है, इनका प्रशासन था। उसके बाद टोडरमल जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और ये वित्त मंत्री थे। 1580 ईस्वी में दहसाला या जाप्ती प्रणाली जो 10 वर्ष का कर जो था, 10 वर्ष में लिया जाता था कर, ठीक। तो 10 जिसको बोलते थे हम लोग 1580 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत किया था। 4 पार्ट में जमीन को बांट देते थे। एक पोलाज होता था जो कि सबसे अच्छा जमीन होता था, और जो परावती होता था उसमें 1 या 2 साल खाली पड़ा रहा होता था, उसमें कोई खेती होती की नहीं होता था। और चाचर जमीन में 3 से 4 साल जिसमें खेती नहीं होता था उसको चाचर भूमि बोलते थे, और बंजर में खेती ही नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद है विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राज्य विधानमंडल में पीठासीन जो अधिकारी होते हैं जिसको स्पीकर बोलते हैं उनका चुनाव करते हैं। और ये बात अनुच्छेद 178 में लिखा गया है, ठीक। लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं जिसको स्पीकर बोलते हैं वो अनुच्छेद 93 में लिखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होने के लिए पात्र हैं। मतलब राष्ट्रपति 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार जाने भारत के राष्ट्रपति वो बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 22वां संविधान संशोधन अमेरिका जो था 1951 ईस्वी को अमेरिका का जो संविधान था उसमें 22वां संशोधन में अमेरिका वालों ने क्या कहा था? उसमें कहा था कि भैया यूएसए में सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रपति हैं वो 2 ही बार, सिर्फ कितने बार? सिर्फ 2 ही बार वो चुने जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि और ये चीज राष्ट्रपति जो है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से लेकर 100 भाग 5 में अनुच्छेद 152 से लेकर 151 तक भाग 5 है। और राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित जो एमपीज हो गए,
यानी कि जो सांसद हो गए और जो विधायक होते हैं, जो एमएलए वगैरह होते हैं, ठीक, एमएलए मतलब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति 52 से 62 तक राष्ट्रपति है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में ही जिक्र किया गया है। उसके बाद है आगे देखते हैं तो विधान परिषद, 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है और केवल 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। विधान परिषद की बात ही नहीं कर रहे हैं, विधानसभा सिर्फ दो यूनियन टेरिटरी में है, एक दिल्ली हो गया, एक पुदुचेरी हो गया, है ना, जहां विधानसभा है। विधान परिषद किसी भी यूनियन टेरिटरी में विधान परिषद नहीं है, ठीक। और 6 राज्य में सिर्फ विधान परिषद है। और ये कौन कौन से यानी कि राज्य हैं, वो कबूतम से याद रखना है, कबूतम। के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से यूपी, टी से तेलंगाना और पी से एम से महाराष्ट्र, ठीक है। कौन है महाराष्ट्र? और जो यानी जो अध्यक्ष होते हैं, जो लोग स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 ईस्वी में किसने खोला था? तो ये भगत सिंह थे और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक। और इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में किया था भगत सिंह ने, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया विकास किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था उसमें इन्होंने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा में सीटें हैं, ठीक, और सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटें हैं और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा यूपी की सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद है सत्रिया जो नृत्य है 2000 ईस्वी में इसको मतलब कि 2000 ईस्वी में इसको शास्त्रीय नृत्य बनाया गया था और ये असम का नृत्य है, असम में नृत्य किया जाता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये भगवान विष्णु को समर्पित डांस है और नाट्य शास्त्र से में इसका जिक्र मिलता है। भरत मुनि की इसको लिखा किसने? भरत मुनि ने लिखा है और इसको नाट्य शास्त्र को 5वां वेद माना जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो कि बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे और यही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू, अगर संगीत नाटक अकादमी की बात करा जाए तो क्लासिकल डांस ये बोलता है 8 है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करा जाए तो वो कहता है नहीं 9 है। कितने हैं? 9 है। वो एक जो नया है छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है, ठीक। उसके बाद सत्रिया के कुछ टर्म है भावना, अगर पूछा जाए कि भावना और अंकिया नाट किससे संबंधित है तो सत्रिया डांस से संबंधित है। इसमें गीत कौन सा लिखा गया है? बोर गीत लिखा गया है, ठीक। चाली, झुमरा, नाडू भांजी ये सब इसी से संबंधित हैं। किससे? सत्रिया नृत्य से, ठीक। उसके बाद है सत्रिया के डांसर कौन कौन से हैं, प्रतिपादक कौन कौन से हैं? जतिन गोस्वामी है, गुरु घंटा कोर घना कांटा बोरा है, मणिक बरबयान है और मणिराम दत्त है, भूपेन हजारिका है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न तो 2019 में दिया गया था, ठीक। और गुरु शंकर जो देव थे इन्होंने ये जनक कहे जाते हैं सत्रिया नृत्य के, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सेंट्रल एशिया से आने वाले, यहाँ पे सेंट्रल एशिया था, है ना, यहाँ सेंट्रल एशिया से भारत आने वाले जो थे कौन? इंडो ग्रीक था, शक थे, कुषाण थे, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि मिलिंद पन्हो जो कि किस धर्म की है? बौद्ध धर्म की ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, ठीक है। उसके बाद है इसी पुस्तक में जो मिनांडर है जो एक यूनानी राजा था उसका उल्लेख मिलिंद के रूप में मिलता है। इंडो ग्रीक क्या थे? भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो इंडो ग्रीक ने किया था। और इंडो ग्रीक वो कॉइन्स बनाते थे जिनमें शासक की फोटो लगी होती थी। मियांडर को नागसेन की जो बौद्ध ज्ञान था वो किसने दिया? ठीक, किसने किया? मियांडर को नागसेन ने बौद्ध ज्ञान दिया था। क्या दिया था? बौद्ध का ज्ञान दिया था, ठीक। उसके बाद सीरिया का शासक एंटियोकस जो कि बिंदुसार ने इनसे फिग, शराब और फिलोसफर यानी दार्शनिक मंगवाया था, ठीक है। उसके बाद है सैटेलाइट क्या होता है? तो संचार का एक तरीका होता है, संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है। और पहला सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। लॉन्च कहां से हुआ था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुआ था, ठीक।
उसके बाद है बॉयल का नियम क्या होता है भैया, 1662 ईस्वी में बॉयल ने क्या कहा कि अगर ताप स्थिर है तो जो दाब होता है, जो गैसों का दाब होता है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद है चार्ल्स नियम 1817 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम, ठीक, चार्ल्स नियम दिया था चार्ल्स ने 1787 ईस्वी में। उसके बाद है इसमें क्या होता है कि अगर दाब स्थिर है तो जो आयतन होगा वो ताप के अनुपाती होता है। और गिलुसैग ने क्या कहा, गिलुसैग ने कहा कि अगर आयतन निश्चित है तो जो दाब होगा। उसके बाद है एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइड नाम है एल्यूमिना 2N2H2O, ठीक। उसके बाद है सर्वाधिक उत्पादक बॉक्साइड का उत्पादन कौन करता है, तो वो उड़ीसा करता है। कौन करता है, उड़ीसा करता है। उसके बाद है कि खनिज उत्पादन क्या है, खनिज उत्पादन कहां कहां पे होता है, एक कोडरमा जो कि झारखंड में है, कोडरमा गया हजारी बेल्ट है। बेल्ट का मतलब होता है कि जहां पे कोई चीज का उत्पादन होता है, ठीक है, जहां पे कोई चीज मिलता है मतलब। तो ये अभ्रक यहाँ पे मिलता है, माइका। नेल्लूर बेल्ट आंध्र प्रदेश में है। अजमेर बेल्ट राजस्थान में बेल्ट है। तांबा, तांबा को कॉपर बोलते हैं, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। चिल्कोलिथिक एज में वाले इसको यूज करते थे। इसके खदान कौन सा है, खेतरी है राजस्थान में और मलचखंड है एमपी में। आयरन की 4 बेल्ट होती है, 4 बेल्ट मतलब जहां पे मिलता है, उड़ीसा, झारखंड बेल्ट, ठीक। उसके बाद दुर्ग बस्तर, उसके बाद क्या है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ के आसपास है। और महाराष्ट्र गोवा का बेल्ट है। और वेल्लारी चित्र दुर्गा चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस एक संस्कृत नाटक है। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें क्या संस्कृत नाटक है और इसमें लिखा गया कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों का पतन बताया गया है, ठीक। उसके बाद क्या है, फुटबॉल के कप कौन कौन से हैं, डूरंड कप, मेडिका कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, यूईएफए कप, ये सब क्या है, फुटबॉल संबंधित है। डूरंड कप 2023 की जो मेजबानी है कोलकाता ने किया, गुवाहाटी ने किया, कोकराझार ने किया, इन सब में हुआ। विजेता कौन था, मोहन बेगान था, पश्चिम बंगाल को ईस्ट बंगाल को हरा के बना था, ठीक है। उसके बाद है सैफ अंडर 16 2023 कप किसने जीता है, विजेता भारत है, उप विजेता बांग्लादेश है और मेजबान कौन है, भूटान है। और भूटान की ऑफिशियल भाषा क्या है, तो ये है जोनखा भाषा। और भूटान की ऑफिशियल भाषा कौन है, थंडर ड्रैगन की भूमि, भूटान को क्या बोला जाता है, थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। उसके बाद है कि उसके बाद क्या है कि अफगानिस्तान की भाषा क्या है, दारू और पुश्तो है। श्रीलंका की भाषा क्या है, सिंहली है, तमिल है और अंग्रेजी है। पुराना नाम क्या है इसका, सिलोन है। क्या है, सिलोन है। देश के शराब के लिए आधारभूत कौन है, डीपीएसपी है। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। पोटास में बहुत अच्छा होता है, बट फास्फोरस में इसकी कमी, फास्फोरस में जलोढ़ मिट्टी बेकार होता है, ठीक। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी का सघन खेती होती है इससे, ठीक। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या ब्लैक कॉटन मिट्टी बोलते हैं। दक्कन पठार में पाया जाता है। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब में पाया जाता है काली मिट्टी, ठीक है। चिकनी और अभेद होती है, चिकनी होती है, गहरी होती है। और स्वाजुताई मिट्टी भी बोलते हैं, इसमें दरारें गर्मी में जो पड़ जाती है उसको स्वाजुताई मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। केशवानंद भारती जो केस था 1973 ईस्वी को हुआ था और ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है, ठीक। संविधान की सर्वोच्चता इसमें कहा गया है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी शक्तियों का पृथक्करण हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बस लेक्चर आपका खत्म हो गया। यहाँ पे और कुछ तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो केस है ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है आपके जो लेक्चर 2 में है, बस इतना ही है। और ये मिट्टी और जो केस है ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, अब किसी दिन आपको हम इसको समझा देंगे, ठीक है। मतलब कि वरना ज्यादा हो जाएगा बड़ा वीडियो। तो आपका लेक्चर समाप्त हो जाता है, दूसरा लेक्चर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे तीसरे लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली से रख के आपको लेक्चर मिलेंगे। और ये जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको वहां पे इंग्लिश मिलेगा, यहाँ पे आपको हिंदी मिलता है जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है।